तो ये सिर्फ एक इंसान की जीवनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक महागाथा है, सदियों से चली आ रही एक दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ एक अकेले इंसान के विद्रोह की कहानी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसा देश जहां एक बच्चे को पानी को छूने तक का हक नहीं था, और उसी देश में एक आदमी ने हिम्मत की संविधान को छूने की, सिर्फ छूने की नहीं बल्कि उसे लिखने की। ये जो विरोधाभास है ना, यही उनकी पूरी जिंदगी की, उनकी असाधारण यात्रा की कहानी बयां कर देता है। तो जैसा हमने कहा, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक विचार की कहानी है। एक ऐसा विचार जो इतिहास का रुख मोड़ देता है। ये एक बगावत की दास्तान है, उन बेड़ियों को तोड़ने की जो हजारों सालों से जकड़े हुए थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। चलते हैं उस दौर में जहां अंबेडकर का जन्म हुआ था, एक ऐसे समाज में जहां उनकी पहचान, उनकी किस्मत उनके पैदा होने से पहले ही लिख दी गई थी। तारीख थी 14 अप्रैल 1891। उनका जन्म हुआ महार समुदाय में, एक ऐसा समुदाय जिसे उस वक्त अछूत कहा जाता था। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा दाग था जो किसी भी इंसान से उसकी बुनियादी गरिमा, उसकी इज्जत सब कुछ छीन लेता था। अब जरा स्कूल के दिनों की कल्पना कीजिए। उनके लिए स्कूल का मतलब रोज रोज का अपमान था। वो क्लास में दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, नहीं, उन्हें जमीन पर बैठने के लिए घर से अपना बोरा, अपना टाट लाना पड़ता था। और सोचिए, जब प्यास लगती होगी तो वो पानी के मटके को हाथ तक नहीं लगा सकते थे, बस दूर खड़े होकर इंतजार करते थे कि कोई उन पर रहम खाकर ऊपर से पानी डाल दे। तो देखिए, असल बात सिर्फ शिक्षा से दूर रखने की नहीं थी, नहीं, असल में उनसे उनकी गरिमा छीनी जा रही थी। हर दिन, हर पल उन्हें ये एहसास दिलाया जा रहा था कि वो बाकियों से कम है। लेकिन इतने जुल्म और अपमान का जवाब उन्होंने कैसे दिया? बदला लेकर नहीं, उन्होंने शिक्षा को, पढ़ाई को अपना हथियार बनाया, और यहीं से उनकी असली बगावत की कहानी शुरू होती है। उनका पढ़ना लिखना ही अपने आप में एक विद्रोह था, एक जंग थी। सोचिए, भारत में इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और फिर उनका सफर उन्हें 7 समंदर पार ले गया, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जरा सोचिए, जिस वक्त हमारा देश जाति पात में उलझा हुआ था, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई कर रहे थे। और वो ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ज्ञान, नॉलेज ही वो अकेली चीज है जिससे ये समाज उनसे कभी नहीं छीन सकता। यही उनकी आजादी का टिकट था। और फिर ज्ञान के इसी हथियार से लैस होकर वो भारत वापस आए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां वो सीधे उस सिस्टम से टकराने वाले थे जिसने बचपन में उन्हें हर कदम पर नकारा था। साल था 1927। ये साल इतिहास में दर्ज होने वाला था, एक बहुत बड़े विद्रोह के लिए। उन्होंने लीड किया महार सत्याग्रह। ये सत्याग्रह किस लिए था? पानी के लिए। जी हाँ, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के हक के लिए, पानी जो जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। और इसके बाद उन्होंने सरेआम मनुस्मृति को जलाया, वो ग्रंथ जिसे वो जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की जड़ मानते थे। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक क्रांति का ऐलान था। फिर देश आजाद हुआ, और आजादी के बाद नए भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। सवाल ये कि आजादी की गारंटी सबके लिए कैसे तय की जाए? सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए। और इस सवाल का अंबेडकर का जवाब था भारत का संविधान। और देखिए, किस्मत का खेल, उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। सोचिए, वो इंसान जिसे कभी क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया गया, आज वो पूरे देश का मुकद्दर लिख रहा था। उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो हर नागरिक को कानून के सामने बराबरी, मौलिक अधिकार और सबसे जरूरी छुआछूत के खात्मे की गारंटी देता था। लेकिन उनकी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने समाज में एक और बहुत बड़ी नाइंसाफी देखी, महिलाओं की दयनीय हालत। और इसके लिए वो लेकर आए हिंदू कोड बिल। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रस्ताव था, जो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार लाना चाहता था। इस बिल में क्या था? इसमें महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक देने की बात थी, तलाक लेने का अधिकार देने की बात थी, और विरासत में हिस्सा पाने का हक देने की बात थी। क्योंकि अंबेडकर के लिए सच्ची आजादी का मतलब था समाज के हर इंसान की आजादी, और ये लड़ाई महिलाओं की बराबरी की लड़ाई थी।
लेकिन उस वक्त का समाज शायद इसके लिए तैयार नहीं था। इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ और इसे रोक दिया गया। और इसके जवाब में 1951 में अंबेडकर ने पता है क्या किया? उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये कदम दिखाता है कि उनके लिए कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़े उनके सिद्धांत थे। उनके जीवन का जो आखिरी दौर था वो वैचारिक संघर्षों से भरा हुआ था और एक ऐसी विरासत बनाने पर केंद्रित था जो आज भी हम सबको रास्ता दिखाती है। आपको पता है, अंबेडकर अपनी लड़ाई में अक्सर अकेले ही खड़े रहे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं से भी उनके गहरे मतभेद थे, खासकर 1932 के पूना पैक्ट को लेकर। देखिए, अंबेडकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। इसका मतलब था कि दलित समुदाय के नेता को सिर्फ दलित ही वोट देकर चुनते। इससे संसद में उनकी आवाज पक्की हो जाती। लेकिन गांधी जी को लगता था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। हिंदू धर्म के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, उससे निराश होकर उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपनी बात को सच साबित किया। 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, नहीं, ये जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका आखिरी और शायद सबसे ताकतवर राजनीतिक बयान था। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। वो इंसान जो बिना किसी अधिकार के पैदा हुआ था, जिसे पानी छूने तक का हक नहीं था, उसी इंसान ने पूरे देश को बराबरी का हक दिया। तो आखिर में ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की एक नई सुबह की, एक ऐसी जागृति की जो आज भी जारी है।